अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स में से आज जो चैप्टर करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। और ये फ्लूइड डायनेमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहली चीज़ जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो इसकी बेस होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की। और दूसरी चीज़ ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी और इसके बाद एक नेक्स्ट इक्वेशन आप करेंगे जो कि है बेरनॉलीज इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कॉमन फ्लूइड के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए वर्क करेंगी। और आइडियल फ्लूइड की जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसको नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और उसकी जो मोशन है वो स्टडी होनी चाहिए। तो हमारे पास एक अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो उस पर ही हम ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी अप्लाई करेंगे। तो उसमें देखें, पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, यानी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड एट पॉइंट अलोंग द पाइप, यानी उस पाइप के अंदर जो आपने एक पॉइंट लिया है उस पॉइंट पे फ्लूइड की स्पीड और पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का फॉर एग्जांपल आप ले लें वो ए है और फ्लूइड की स्पीड एट एनी पॉइंट, यानी उस पाइप के अंदर आप जिस भी पॉइंट पे अपनी मेजरमेंट करें उस पर जो उसकी स्पीड होगी यानी वी, वो दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस कांस्टेंट इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड और सिंपली द फ्लो रेट। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होगा हमारे पास, फ्लो रेट। और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इफ़ द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लूइड स्टेडी, यानी आइडियल कंडीशंस, फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टेडी, then the mass of liquid is conserved, yani law of conservation of mass. The mass that flows into the bottom of the pipe through A1 in a time del t must be equal to the mass of liquid that flow out A2 in the same time, यानी ये दोनों जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद चलें इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये पाइप के अंदर उसने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। कंसिडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज़। आपने सबसे पहले वो जो पाइप कंसिडर करना है वो नॉन यूनिफॉर्म साइज़ होना चाहिए। जैसे आप देखें पिक्चर में नज़र आ रहा है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर उसका साइज़ और एंडिंग पॉइंट पे जो पॉइंट है वो पॉइंट पे जो साइज़ है वो सेम नहीं है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो। ये कंडीशन हमने पहले ही रखी थी कि जो हमारा फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन होना चाहिए यानी स्टेडी स्टेट होना चाहिए। इन अ स्मॉल टाइम डेल टी द फ्लूइड इज़ एट लोअर एंड। सबसे पहले वो लोअर एंड को डिस्कस करेगा। लोअर एंड ऑफ ट्यूब मूव एट अ डिस्टेंस ऑफ डेल एक्स विद द वेलोसिटी v1 और जो उसका एरिया है वो a1 होना चाहिए। यानी इस पॉइंट पे उसने किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पार्टिकल है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो डेल x1 दिया है, क्योंकि वो जो लोअर पॉइंट है उसको 1 के साथ डिनोट करेगा और जो दूसरे है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो उसका बॉटम, जो उसका टॉप पॉइंट होगा उसको उसने a2 लिया है। तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया वो डेल x1 हो गया। उसका जो एरिया है पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो a1 है और जो स्पीड है उसकी वो है v1 with the velocity v1 if a1 is the cross sectional area of this end and the mass of fluid contained in a shaded region is, ये जो shaded region है ये वाला बॉटम एंड पे, इसके अंदर उसने कहा कि जो mass fluid है उसका mass अगर हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो डेंसिटी रो क्या होती है m/b, यानी mass ओवर वॉल्यूम। तो अगर आप देखें तो ये आपको वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम में आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट आती है, तो लेंथ और विड्थ को उसने यानी एरिया और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिस्टेंस यानी डेल एक्स के साथ। तो ये आपके पास इस सारे पॉइंट का जो है वॉल्यूम आ जाएगा डेल x1 इंटू a1। उसके बाद ये देखें m वाला जो फैक्टर था m को आप इधर ही रहने दें और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो उसके बाद ये देखें ये इक्वेशन में उसने एक साइड पे जो m है वो डेल m1 हो गया और जो v है वॉल्यूम उसकी जगह पे उसने ये सारी चीज़ें पुट की डेल x1 इंटू a1। और दूसरी चीज़ जो इस पॉइंट पे लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको उसने क्या कह दिया, रो v। यहाँ तक ये आप लोगों की इक्वेशन 1 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है, s इज़ इक्वल टू vt। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस पॉइंट कवर कर रहा था वो डेल x था, डेल x1, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हमने कहा और जो टाइम है वो डेल t है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यही इक्वेशन 1 में ये वाली चीज़ें पुट कर दें,
इक्वेशन 1 में ये चीज़ें पुट करें तो डेल m1 एज इट इज़ रो 1 एज इट इज़ a1 भी एज इट इज़ आएगा, और डेल x1 की जगह हमने ये अभी जो किया था वेलोसिटी एंड टाइम का प्रोडक्ट, तो उसकी जगह पे हम v1 और डेल t लगा देंगे। आगे जो हमारी रो 1 थी वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड थी, और सिमिलरली द फ्लूइड ये जिस तरह से आपने सारी चीज़ें निकाली हैं टॉप पॉइंट के लिए सेम इसी तरह, अगर आप बॉटम पॉइंट के लिए सेम इसी तरह हम टॉप पॉइंट्स के लिए जो चीज़ें निकालेंगे वो डेल m2 होगा, वेलोसिटी डेंसिटी उस पॉइंट पे रो 2 होगी, एरिया a2 होगा, वॉल्यूम v2 और इंटू डेल t यानी टाइम, where rho 1 is the density of fluid. Similarly, the fluid that move with the velocity v2 through the upper end of the pipe of area a2 and the same time interval del t has a mass, तो उसका mass ये होगा। if the fluid is incompressible and fluid steady, हमने कहा कि फ्लो स्टेडी है यानी जितने पार्टिकल्स लोअर एंड पे मूव कर रहे हैं उतने ही टॉप पे होंगे, और फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो हमारे पास जो उनका मैस है वो कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। m1 डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो राइट साइड है इक्वेशन नंबर 2 की और इक्वेशन नंबर 3 की, ये भी हमारे पास सेम रहेगी। तो ये देखें, पुटिंग द वैल्यूज़ अप फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमारे पास डेल t दोनों साइड्स पे क्योंकि सेम है ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रो 1 a1 b1 इज इक्वल टू रो 2 a2 b2। दिस इक्वेशन इज नाउन एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। Since the density is constant for steady flow of incompressible fluid, हमारा फ्लूइड क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी है तो उसका मास क्योंकि सेम रह रहा है, तो हमारे पास डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी, यानी रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो, तो हमारे पास दोनों साइड से ये जो रो हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, यानी ये दोनों साइड्स पे जो हमारे लिक्विड का फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। This is known as the equation of continuity, and equation of continuity obeys the law of conservation of mass। और यहाँ पे भी उसने यही वाला जो एक्सप्रेशन है a v क्योंकि कांस्टेंट है तो v इसी साइड पे रहेगा, a इस साइड पे कांस्टेंट के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो वॉल्यूम का रिलेशन हो जाएगा, वेलोसिटी का रिलेशन जो होगा वो एरिया के साथ इनवर्स आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इक्वेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन या बर्नौलीज़ थ्योरम उसको डिस्कस करेंगे।